हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैकेनिकल बाय विकास भदौरिया यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर टॉपिक को स्टडी। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरे साथ जो है अभी तक आपने एसएससी जी के फ्री क्रैश कोर्स में जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने के बाद आईसी इंजन में 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग इंजन के कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को स्टडी करने वाले हैं। और जैसे कि आपका इंडिकेट पावर क्या होता है, ब्रेक पावर क्या होता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, एयर फ्यूल रेशियो क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और कैसे उनको मेज़र कर सकते हैं इन पैरामीटर्स को, वो भी स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी करें शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। लेट्स बिगिन। तो आज जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इन सभी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं, इन सभी पैरामीटर्स को पढ़ने वाले हैं जो इंजन की परफॉर्मेंस जिनसे हम मेजर कर सकते हैं। इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी, एयर फ्यूल रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर। इस सेशन में जो लोग आ चुके हैं प्लीज़ सेशन में वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हम मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। देखिए, मैं बहुत ही मेहनत करके इस चैनल पे वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा हूँ आप लोगों को। समय का अभाव भी है, मेरे पास समय की कमी भी है, बट फिर भी क्योंकि एक प्रॉमिस किया है मैंने आपसे एसएससी जेईई 2025 के लिए, तो उसको पूरा कर रहा हूँ। चाहे वो 100 या 200 जितने बच्चे देख रहे हैं क्लासेस को, मैं देख रहा हूँ नंबर काफ़ी कम हो रखा है क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोगों को लगता है कि सर यूट्यूब इज़ नॉट रिलायबल, तो हम कहीं पेड कोर्स वगैरह ले लेते हैं, जो कि सही भी है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने हो सकता है कहीं पेड कोर्स लेके वहाँ से तैयारी कर रहे हो, तो वो इस यूट्यूब की क्लासेस को हो सकता है वैल्यू ना देना चाहते हो। तो इनको वैल्यू सिर्फ वही देगा जो पूरी तरह से जो पूरी तरीके से जो है तैयारी करना चाहता है हमारे फ्री क्लासेस से। क्योंकि मैं तो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही दे सकता हूँ तैयारी के लिए, ठीक है, उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, ठीक है, उस मेरे को यही सब्जेक्ट्स आते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स कहीं और से पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, बट कोशिश करें कि आप लोगों के जब पहले दिन मैंने प्लान लेके आया था तो आपसे बोला था कि आप प्लीज़ इसको अटेंड जरूर करिएगा। तो कोशिश करें कि अगर लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड जरूर देखें, क्योंकि जो कंटेंट मैं यहाँ डाल रहा हूँ ना, चाहे वो अपना ही यूट्यूब चैनल क्यों ना हो, फ्री में इतनी सारी चीज़ें और इस तरीके से कोई अलाइन करके चीज़ें नहीं प्रोवाइड करता। तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। और आप अगर इनको डेली अटेंड करेंगे या डेली या इसको अटेंड करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, ट्रस्ट मी। तो ये पैरामीटर्स हो गए। अब हम चलते हैं जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए फिर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ द इंजन में सबसे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमारे आईसी इंजन के अंदर क्या होता है, जब हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो उसकी जो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, केमिकल एनर्जी जो है फ्यूल की, जब उस फ्यूल को हम एयर के साथ, फ्यूल और एयर मिला देते हैं तो हम कराते हैं उसका कंबशन, जो कि हमारे इंजन के अंदर होता है कंबशन। और फिर उस कंबशन से निकलती है हीट, ठीक है, और वो हीट एनर्जी हम क्या किसको देते हैं, हमारे इंजन को देते हैं, और उस हीट से आपको मिलता है वर्क, यही तो होता है। तो ये जो हीट एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कंबशन करके, ठीक है, उससे आप वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वर्क या पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये है आपके बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता होगा कि आईसी इंजन के अंदर भी यही होता है। कंबशन चैम्बर के अंदर कंप्रेशन करने के बाद पेट्रोल इंजन होगा तो स्पार्क इग्निशन करके कंबशन शुरू कर देंगे, और डीजल इंजन होगा तो फ्यूल इंजेक्शन करके कंप्रेशन के बाद कंबशन शुरू कर देंगे। कंबशन करने से निकलती है हीट और उसी हीट से मिलता है वर्क या पावर। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर क्या है? द टोटल पावर डेवलप बाय कंबशन ऑफ द फ्यूल इन द कंबशन चैम्बर। यानी जब कंबशन चैम्बर में कंबशन होता है ना, जैसे मान लो कि ये आपका इंजन का कंबशन चैम्बर है, ठीक है। कंबशन चैम्बर क्या होता है? पिस्टन के ऊपर वाला हिस्सा, पिस्टन के टॉप डेड सेंटर और सिलेंडर हेड के बीच का जो दूरी है, इसे कंबशन चैम्बर कहते हैं। तो इस कंबशन चैम्बर में जैसे ही आप कंबशन करते हैं तो उससे जो हीट मिलती है, उसी हीट से जो वर्क मिलता है, जो पहली बार आपको यहाँ पर हीट से वर्क मिलता है,
जिस वर्क जो वर्क मिलता है या वर्क डन पर यूनिट टाइम है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड टोटल पावर। उस टोटल पावर को जो आपके कंबशन चैम्बर में मिलता है हीट एनर्जी से कंबशन करके, उसको हम इंडिकेटेड पावर कहते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू LAN/K/60। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में आपको K क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स है। अगर आपके एक इंजन के अंदर एक से ज्यादा सिलेंडर होंगे तो ये पावर भी उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। मल्टीपल सिलेंडर मतलब मोर पावर। ये आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर हो गया PI। लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, स्ट्रोक लेंथ आपने पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ द पिस्टन है A, विच इज नथिंग बट π/4 d²। D क्या है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। N है आपका स्पीड ऑफ द इंजन इन RPM। और जब 4 स्ट्रोक के लिए निकालते हैं तो आपको N/2 रखना होता है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर 4 स्ट्रोक का आप इंडिकेट पावर निकाल लें तो N को N/2 रखेंगे और 2 स्ट्रोक के लिए N को N ही रखेंगे। ओके। नेक्स्ट पावर जो है ब्रेक पावर। अब होता क्या है कि आपके इंजन के कंबशन चैम्बर में तो आपको मिल गई इंडिकेट पावर, लेकिन कंबशन चैम्बर से उस इंडिकेट पावर को पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के मैकेनिज्म के थ्रू, रेसिप्रोकेटिंग मोशन के थ्रू वो पहुंचता है ब्रेक क्रैंक शाफ्ट के ऊपर पावर। लेकिन क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, क्योंकि इंजन के अंदर फ्रिक्शन है तो उस फ्रिक्शन के ओवरकम करने में आपकी इंडिकेट पावर का कुछ हिस्सा खर्च हो जाता है, विच इज नथिंग बट फ्रिक्शन पावर में खर्च हो जाता है। तो जो फाइनल पावर मिलती है आपके आउटपुट शाफ्ट पे यानी क्रैंक शाफ्ट पे जो पावर पहुंचती है, दैट इज ब्रेक पावर। ब्रेक पावर वो पावर है जो आपके आउटपुट शाफ्ट पे पहुंच पाती है, क्योंकि इंजन के अंदर फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना होता है। और इस ब्रेक पावर को निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज 2π/NT/60, यानी ऐसे कह सकते हैं टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा होता है 2πN/60, उससे आप ब्रेक पावर निकाल सकते हैं। ब्रेक पावर के फॉर्मूले में आपको N/2 वगैरह कुछ नहीं करना होता, सीधे यही फॉर्मूला होता है ब्रेक पावर का। ओके। इसमें T टॉर्क है आपके न्यूटन मीटर में और N आपके स्पीड ऑफ द इंजन इन RPM है। ओके। इसके बाद है फ्रिक्शन पावर। फ्रिक्शन पावर क्या होती है, जैसा मैंने आपको कहा कि इंजन के अंदर इंडिकेट पावर तो मिल गई कंबशन चैम्बर में, लेकिन कंबशन चैम्बर से क्रैंकशाफ्ट तक आते आते वो पावर जो है ब्रेक पावर में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, मूविंग कंपोनेंट्स है। मूविंग कंपोनेंट्स होंगे तो फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में आपके इंडिकेटेड पावर का कुछ पावर खर्च हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेट पावर एंड ब्रेक पावर इज फ्रिक्शन पावर। ठीक है। फ्रिक्शन पावर क्या है, आपके इंडिकेट पावर और ब्रेक पावर का डिफरेंस है। ओके। और मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है इंजन की, रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेट पावर ऑफ एन आईसी इंजन इज मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओके। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ ब्रेक पावर जो कि फाइनल पावर है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इंडिकेट पावर। ओके। इज इट क्लियर। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, वो कुछ इस प्रकार से आता है कि आपको फ्रिक्शन पावर दे देता है, आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी दे देता है और आपसे कहता है फाइंड इंडिकेट पावर कह देगा, फाइंड करो, और कह देगा ब्रेक पावर फाइंड करो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं कि मैकेनिकल एफिशिएंसी को लिख सकते हैं ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेट पावर, है ना। तो ब्रेक पावर को लिख सकते हैं इंडिकेट पावर माइनस फ्रिक्शन पावर, है ना, डिवाइड बाय इंडिकेट पावर, या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस फ्रिक्शन पावर डिवाइड बाय इंडिकेट पावर, या ऐसे कह सकते हैं कि फ्रिक्शन पावर डिवाइड बाय इंडिकेट पावर इज इक्वल टू 1 माइनस मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो आपसे ज्यादातर इस फॉर्मूले से यहां से कन्वर्ट होकर निकलता है कि जो इंडिकेट पावर होती है दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन पावर डिवाइड बाय 1 माइनस मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं फ्रिक्शन पावर डिवाइड बाय 1 माइनस मैकेनिकल एफिशिएंसी, इससे आप इंडिकेट पावर निकाल सकते हैं। और अगर इंडिकेट पावर आ गया, फ्रिक्शन पावर आ गया, तो उनके दोनों के डिफरेंस से ब्रेक पावर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर ये फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं कि फ्रिक्शन पावर दे देंगे, मैकेनिकल एफिशिएंसी देंगे, डायरेक्टली इंडिकेट पावर पूछेंगे, और वो नहीं पूछेंगे तो ब्रेक पावर पूछेंगे। दोनों वेज में आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, आपके लिए ईजी रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है थर्मल एफिशिएंसी। अब थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, फिर हम इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी की बात करेंगे।
देखिए थर्मल एफिशिएंसी आपके इंजन के लिए क्या होती है, थर्मल एफिशिएंसी क्या है, जो पावर आउटपुट आपको मिल रही है, जो पावर आउटपुट आपको मिल रहा है, अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, डिवाइड बाय एनर्जी गिवन एज इनपुट ड्यू टू कंबशन। कंबशन से आप जो एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, है ना, हीट एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, दैट इज, तो पावर आउटपुट आपका जो आपको मान लो पावर मिल रहा है, पावर आउटपुट, ठीक है, और ये जो आपका हीट इनपुट है, एनर्जी गिवन एज इनपुट है इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज मास ऑफ द फ्यूल इनटू सीवी। सीवी क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, ओके, तो इससे आप कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, उससे आप निकाल सकते हैं थर्मल एफिशिएंसी। अब ये थर्मल एफिशिएंसी दो प्रकार की होती है, एक होती है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी जो ये लिखा हुआ है, और एक होती है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। अब इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, अगर आप फ्यूल का कंबशन करके इंजन के अंदर जो पावर आप देख रहे हैं, अगर उसको इंडिकेट पावर के फॉर्म में देख रहे हैं, तो वो हो जाएगी इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है, इंडिकेट पावर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। और अगर उस पावर को आप, जो पावर मिल रही है फ्यूल कंबशन करके, अगर वो ब्रेक पावर के फॉर्म में आप देख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी हो जाएगी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ओके। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, एंड इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी इज इंडिकेट पावर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। और मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है इंजन की, आपको एक फॉर्मूला आपको बताया था, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ब्रेक पावर बाय इंडिकेट पावर। एक फॉर्मूला और भी होता है, दैट इज इट इज ऑल्सो इक्वल टू रेशियो ऑफ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी डिवाइड बाय इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी। इससे भी आप मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है रिलेटिव एफिशिएंसी। अब रिलेटिव एफिशिएंसी क्या हो गई, देखिए रिलेटिव एफिशिएंसी होती है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन, क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी क्या हो गई, एक्चुअल एफिशिएंसी हो गई, कि आप इंजन के अंदर जो प्रैक्टिकल इंजन की एफिशिएंसी है उसे हम कुछ और नहीं, थर्मल एफिशिएंसी ही कहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल इंजन के अंदर कंबशन करके हीट जो पैदा होती है उसी से पावर आता है। रेशियो ऑफ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड साइकिल आपने पढ़ी है ना, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल, एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल, है ना, तो उसके अंदर हम क्या होता है, ये थियोरेटिकल साइकिल होती है, ये एक थियोरेटिकल साइकिल है ना, थियोरेटिकल या आइडियल साइकिल है जो कि एजम्पशन पे बेस्ड है ना, और ये प्रैक्टिकल हो गई, तो इनके रेशियो को बोलेंगे रिलेटिव एफिशिएंसी। जैसे कि आप लोगों ने देखा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल क्या होती है, 1 - 1 बाय कंप्रेशन रेशियो बाय गामा -1 और गामा -1। अब अगर आपको कह दे कि आपकी ऑटो साइकिल की आपको रिलेटिव एफिशिएंसी निकालनी है, तो पहले ऑटो साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी निकालेंगे, एयर स्टैंडर्ड निकालेंगे, दोनों के रेशियो को बोलेंगे रिलेटिव एफिशिएंसी, ओके। उसी प्रकार से आप डीजल की भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ये क्या होता है, ऐसा ही एक पैरामीटर आप पढ़ते हैं रैंकाइन साइकिल और ब्रेटन साइकिल में भी, जहां पढ़ते हैं स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन रैंकाइन साइकिल में, और ब्रेटन में पढ़ते हैं स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन बताता है कि कितना फ्यूल आपका इंजन कंज्यूम करेगा किलोग्राम पर आवर में, यानी पर आवर कितना केजी फ्यूल इंजन कंज्यूम करेगा, जिससे कि आपको पावर मिलेगी किलोवाट में। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, विच इज इक्वल टू मास ऑफ द फ्यूल कंज्यूम इन केजी पर आवर डिवाइड बाय पावर इन किलोवाट। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है वो केजी पर किलोवाट आवर होती है, और ये भी दो प्रकार का होता है, क्योंकि मास ऑफ फ्यूल बाय पावर की बात कर रहे हैं, तो भाई पावर तो इंजन के अंदर दोनों प्रोड्यूस हो सकती है। पावर तो हमने देखा कि एक इंडिकेट पावर होती है और एक ब्रेक पावर होती है, और वैसे तो दोनों इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इंजन में फ्रिक्शन आ गया था, इसलिए कुछ पावर आपके इंजन की इंडिकेट पावर लॉस हो जाती है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। इसलिए स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन भी दो होते हैं, एक होता है इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। अगर हम इंडिकेट पावर को देख रहे हैं तो, यानी अगर हम मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं केजी पर आवर में, उससे अगर हमें पावर जो मिल रही है वो इंडिकेट पावर मिल रही है, दैट इज योर इंडिकेट स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। और दूसरा होता है आपका ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, क्योंकि अगर हम उस पावर को इन टर्म्स ऑफ ब्रेक पावर देख रहे हैं
तो वो आपकी हो जाएगी ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। यानी कि बेसिकली आपकी जो पावर है, मतलब फ्यूल तो आप कंज्यूम ही कर रहे हैं, लेकिन अगर उस फ्यूल को कंज्यूम करके पर आवर केजी में, मतलब केजी पर आवर में अगर ब्रेक पावर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन हो जाएगा। अगर आप उसे इंडिकेट पावर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इंडिकेटेड हो जाएगा। और मैकेनिकल एफिशिएंसी का तो अब जब भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, विच वॉज ब्रेक पावर बाय इंडिकेट पावर, है ना, जिसको आप थर्मल एफिशिएंसी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बाय इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी। इसको आप फ्यूल कंजम्पशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट यू कैन राइट इट एज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। अब देखो, क्योंकि इसमें क्या है, ब्रेक लिखेंगे कि इंडिकेट लिखेंगे? अब देखिए, इंडिकेटेड होता है आपके मास ऑफ फ्यूल बाय इंडिकेट पावर, और ये होता है मास ऑफ फ्यूल बाय ब्रेक पावर। तो इसको लिखेंगे उल्टा, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन डिवाइड बाय ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा मास ऑफ फ्यूल बाय इंडिकेट पावर डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल बाय ब्रेक पावर। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ब्रेक पावर बाय इंडिकेट पावर। ठीक है, इसलिए हम इसको लिखेंगे इंडिकेटेड बाय ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ओके, इसके बाद आता है मीन इफेक्टिव प्रेशर, नेक्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने एयर स्टैंडर्ड साइकिल में भी देखा कि ऑटो साइकिल का भी मीन इफेक्टिव प्रेशर का एक फॉर्मूला था, है ना, प्रेशर रेशो कंप्रेशन रेशो के फॉर्म में, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, अगर आपने पिछले लेक्चर देखा है। और वैसे ही आपको डीजल साइकिल का भी मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला बताया था, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके कट ऑफ रेशियो और कंप्रेशन रेशियो के। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता क्या है? देखिए, हमारे इंजन के अंदर जब पावर मिलती है तो उस वक्त इंजन के अंदर जिस टाइम पे पावर मिल रही है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपका एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन स्ट्रोक में ही पावर मिलती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक। जब एक्सपेंशन होता है उस वक्त प्रेशर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा होता है ना, कंटिन्यूसली प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है। तो ऐसे कंडीशन में एक एवरेज प्रेशर, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि जब पावर मिलेगी इंजन के अंदर ड्यूरिंग एक्सपेंशन स्ट्रोक, तो एवरेज प्रेशर कितना लग रहा होगा पिस्टन के ऊपर, उसी एवरेज प्रेशर को, और उसको वो एवरेज प्रेशर क्या है हम इमेजिन करते हैं, इट इज नॉट रियल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंशन के दौरान आपका प्रेशर कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। तो व्हाट वी थिंक ऑफ इज कि मीन इफेक्टिव प्रेशर एक ऐसा एवरेज हाइपोथेटिकल प्रेशर होगा, एक एवरेज प्रेशर होगा बट हाइपोथेटिकल होगा, जब आपके इंजन, जब पिस्टन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होगा जिससे कि वो पावर प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है ड्यूरिंग एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज हाइपोथेटिकल बट एवरेज प्रेशर, इसे इसका नाम है मीन, हाइपोथेटिकल एवरेज प्रेशर विच इज थॉट टू बी, थॉट टू मतलब हम सोच रहे हैं कि जब इंजन के अंदर पावर मिलती है पावर स्ट्रोक में एक्सपेंशन करके, जब एक्सपेंशन होता है तो जब पावर मिलती है उस वक्त पिस्टन के ऊपर एक एवरेज प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, राइट। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, तो उसी को हम बोलेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिसको आप पीएम से डिनोट कर रहे हैं। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड आपको मैंने इंडिकेट पावर भी बताया था ना पीछे। मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड इंडिकेट पावर आर कैलकुलेटेड बाय, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं या इनको फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेट कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, वो तो कैलकुलेशन तो न्यूमेरिकल हो गया। आर डिटरमाइंड बाय, इसको किससे डिटरमाइन करते हैं? बाय इंडिकेटर डायग्राम, इसको इंडिकेटर डायग्राम की मदद से बताते हैं। ठीक है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम आप ये देख सकते हैं, ये प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम होता है। ठीक है, और ये पूरा आपकी जैसे मान लो इंजन की पूरी जो परफॉर्मेंस होती है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, पूरा ये प्लॉट करते हैं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सपेंशन की साइकिल। तो ये एक्सपेंशन पूरा हो रहा है, ठीक है। इस एक्सपेंशन के दौरान एक मीन इफेक्टिव प्रेशर का ये मीन इफेक्टिव प्रेशर हो गया। और हम क्या कहते हैं कि इस मीन इफेक्टिव प्रेशर के नीचे का जो एरिया होगा दैट एरिया विल गिव यू व्हाट? एरिया बिलो मीन इफेक्टिव प्रेशर लाइन, बिलो पीएम लाइन। पीएम लाइन मतलब मीन इफेक्टिव प्रेशर लाइन गिव्स नेटवर्क, वो आपको नेटवर्क दे देगा। और वही नेटवर्क कुछ और नहीं, इंडिकेटेड पावर होता है। ओके,
तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया बिलो मीन इफेक्टिव प्रेशर लाइन गिव्स नेट वर्क विच इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर, है ना। तो एरिया होगा क्या, आप एरिया क्या होगा, ये आपका पीएम हो गया, जीरो, ये जीरो है, यहां से यहां तक ये प्रेशर क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये कुछ और नहीं होती, ये होता है आपका सेप्ट वॉल्यूम। सो हम कह सकते हैं एरिया क्या हो जाएगा आपका, इट इज इक्वल टू नेट वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा विच इज इंडिकेट पावर इज इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू सेप्ट वॉल्यूम। तो अगर आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला देखना है तो ये हो जाता है नेट वर्क आउटपुट डिवाइड बाय सेप्ट वॉल्यूम, दैट इज द फॉर्मूला फॉर मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, और अगर हम इस नेट वर्क को पावर के फॉर्म में देखें, ये तो एक फॉर्मूला हो गया मीन इफेक्टिव प्रेशर का, अगर इसको पावर के फॉर्म में देखें तो आप लिख सकते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय सेप्ट वॉल्यूम। तो यहां से आप इंडिकेटेड पावर को लिख सकते हैं क्या, मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू सेप्ट वॉल्यूम। अब सेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, सेप्ट वॉल्यूम आप लोगों ने पढ़ा है π/4 d² ln/60। अगर इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में निकालते हैं तो, क्योंकि पावर की बात हो रही है तो इसको हमें मीटर क्यूब पर सेकंड में रखना पड़ेगा, तभी पावर आएगी ना। अगर यहां रख दें तो आपको मीन इफेक्ट इंडिकेट पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू, ये क्या होता है, ये एरिया होता है ना। तो इसको लिख सकते हैं ALN/60 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ALN/60। आपको पहला फॉर्मूला याद है इंडिकेट पावर का, यही तो था, तो ये यहीं से आता है। तो इंडिकेट पावर और मीन इफेक्टिव प्रेशर दोनों इंडिकेटर डायग्राम से निकलते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर का ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, इट इज इक्वल टू नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय सेप्ट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। एक और फॉर्मूला होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर का, एक फॉर्मूला और होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर का, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम का जो एरिया है आपका डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम, लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आपका हो जाता है, दैट इज द फॉर्मूला। ये आपका एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला होता है, ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन इफेक्टिव प्रेशर, बट ये फॉर्मूला आप ज्यादातर यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब हमारे इंजन के अंदर जो चार्ज आता है, पेट्रोल इंजन के अंदर एयर एंड फ्यूल मिक्सचर आता है, डीजल में एयर आती है, उसी चार्ज को लेकर जब उसका सक्शन कर लेते हैं, उसका कंप्रेशन करते हैं, फिर उसी का कंबशन करते हैं, और कंबशन करोगे तो पावर मिलेगी। यानी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि ये बताता है कि इंजन के अंदर कितना चार्ज आ रहा है और विथ रिस्पेक्ट टू कितना मैक्सिमम आ सकता है। जैसे हमारे पेट के अंदर जितना खाना आप खा रहे हो कितना मैक्सिमम रख सकते हैं, खा के रख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है। वैसे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल वॉल्यूम which enters engine cylinder during suction stroke। जब सक्शन स्ट्रोक होता है तो कितना एक्चुअल में वॉल्यूम इंजन के अंदर आया, सिलेंडर के अंदर आया, टू द सेप्ट वॉल्यूम। सेप्ट वॉल्यूम को तो आप जानते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी कहते हैं, है ना। तो इनके रेशियो को ही बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम, और ये थोड़ा इन्होंने कह दिया एज रिड्यूस टू एनटीपी। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ही तो सक्शन कराएंगे। नॉर्मल टेम्परेचर होता है आपका 15 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे जब सक्शन करा रहे हैं इंजन के अंदर, ठीक है, तो कितना चार्ज अंदर आ रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर आ रहा है, या चार्ज अंदर, चार्ज मतलब पेट्रोल इंजन के लिए चार्ज होता है एयर एंड फ्यूल, और डीजल इंजन के लिए सिर्फ एयर होता है चार्ज, कितना इंजन के अंदर आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सेप्ट वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। देखो पेट्रोल इंजन की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है थोड़ी कम होती है, मतलब इतनी कम भी नहीं होती। पेट्रोल इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है 70 to 90%। डीजल इंजन की थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि डीजल इंजन के अंदर हवा जाती है, और एयर आप जानते हैं
मोर कंप्रेसिबल देन ऑब्वियसली बात है एयर एंड फ्यूल मिक्सचर। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डीजल इंजन की आपकी 85 से 95 हो जाती है। ये नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन है। अगर वो नेचुरली एस्पिरेटेड है, नेचुरली एस्पिरेटेड मतलब अगर उसके अंदर कोई बाहरी हाई प्रेशर एयर नहीं दे रहे हैं। और सुपर चार्ज इंजन जो होते हैं, सुपर चार्जिंग करके, तो सुपर चार्ज इंजन आपने पढ़ा भी होगा और बताऊंगा मैं इस लेक्चर के एंड में, उनकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा भी हो जाती है। सुपर चार्जिंग आप डीजल इंजन में करते हैं, पेट्रोल में नहीं करते, ठीक है, तो उसकी सुपर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी तो 100 से भी ज़्यादा हो जाती है। यही एक एफिशिएंसी है जो हम कह सकते हैं 100 से ज़्यादा हो सकती है। ओके, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज एन इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर विद डायरेक्टली अफेक्ट द पावर। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये डायरेक्टली पावर को क्यों नहीं अफेक्ट करेगा? जितना इंजन खाना खाएगा उतना ही तो पावर देगा। तो ये बताता क्या है कि इंजन के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, जितना चार्ज आएगा है ना, उतने ही चार्ज का कंबशन करोगे, उतने ही कंबशन करके उतनी हीट मिलेगी और उतनी हीट से पावर मिलेगी। तो दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। जितनी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी उतना चार्ज आएगा, उतनी पावर मिलेगी। ओके, और इससे ये समझ में आता है कि जो डीजल इंजन होते हैं उनमें ज्यादा पावर मिलती है देन पेट्रोल इंजन। ये भी ध्यान रखना आप, डीजल इंजन की पावर ज्यादा होती है पेट्रोल से। फ्यूल एयर रेशियो, अब ये ऐसा पैरामीटर है कि अगर आप इंजन के अंदर कंबशन कर रहे हैं, है ना, तो एयर एंड फ्यूल तो चाहिए ही, लेकिन इंजन के अंदर कितना एयर और कितना फ्यूल चाहिए, क्या ये पहले से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये भी करते हैं। ये करा जाता है कि अगर हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो उसको जलाने के लिए कितनी एयर चाहिए जिससे कंप्लीट कंबशन हो जाए। लेकिन क्या हमारा इंजन उस रेशियो पे काम करता है? नहीं, क्योंकि इंजन अलग अलग कंडीशन पे काम करता है। वो ड्राइवर के चलाने के तरीके पे डिपेंड करता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल होती हैं कि गाड़ी स्टार्ट करोगे तो फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है, एक्सिलरेट करोगे तो ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है ना, और सर्दियों में स्टार्ट करोगे तो और खर्च होगा। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा मतलब हम ये कह रहे हैं कि माइलेज पे फर्क पड़ेगा। तो फ्यूल एयर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। ये बताता क्या है? रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्यूल टू मास ऑफ एयर इन द फ्यूल एयर मिक्सचर। एयर एंड फ्यूल मिक्सचर में एयर और फ्यूल के रेशियो को ही हम फ्यूल एयर रेशियो कहते हैं। कभी इसको हम एयर फ्यूल रेशियो कहते हैं, कभी हम फ्यूल एयर रेशियो कहते हैं, ठीक है। मतलब दोनों आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें एक टर्म होता है रिलेटिव फ्यूल एयर रेशियो, उसकी बात करेंगे। It is defined as ratio of actual fuel air ratio to that of stoichiometric fuel air ratio or chemically correct fuel air ratio। chemically correct ratio क्या होता है? देखिए, chemically correct, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, chemically correct या stoichiometric या theoretical एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है? इट इज प्री कैलकुलेटेड। प्री कैलकुलेटेड मतलब पहले से पता है हमको। प्री कैलकुलेटेड एयर एंड फ्यूल रेशियो, एयर एंड फ्यूल रेशियो रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन करने के लिए इंजन के अंदर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन। अभी कंप्लीट कंबशन क्या होता है ये भी आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए कि केमिकली करेक्ट या स्टोइकोमेट्रिक या थ्योरेटिकल एयर फ्यूल रेशियो वो रेशियो होता है जो पहले से पता होता है कि हम अगर 1 kg पेट्रोल को जला रहे हैं तो उसको जलाने के लिए कितनी एयर चाहिए कंप्लीट कंबशन करने के लिए, कि ना एयर बचे ना फ्यूल बचे आफ्टर कंबशन। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट कंबशन। लेकिन रिलेटिव फ्यूल एयर रेशियो क्या कह रहा है? ये रेशियो होता है एक्चुअल एयर बाय फ्यूल रेशियो, मास ऑफ एयर बाय मास ऑफ फ्यूल रेशियो एक्चुअल टू द एयर बाय फ्यूल रेशियो स्टोइकोमेट्रिक। यानी एक्चुअल और आइडियल एयर फ्यूल रेशियो के रेशियो को हम रिलेटिव एयर फ्यूल रेशियो कहते हैं। स्टोइकोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो एट विच कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस एंड नो एक्सेस एयर इज लेफ्ट। यानी एक ऐसा रेशियो जिसमें कंप्लीट कंबशन हो जाए, ऐसा कंबशन जिसमें कंबशन करने के बाद ना एयर बचे ना फ्यूल बचे, उसी को कंप्लीट कंबशन कहते हैं। इट हैज अ फिक्स वैल्यू फॉर अ गिवन फ्यूल। किसी भी फ्यूल के लिए, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे वो सीएनजी हो, मीथेन हो, किसी भी फ्यूल के लिए ये वैल्यू फिक्स होती है, पहले से पता होता है हमको। ओके,
इन अ गिवन फ्यूल एयर मिक्सचर इफ द रिलेटिव फ्यूल एयर रेशियो इज लेस देन 1। अब ये रिलेटिव फ्यूल एयर रेशियो की वैल्यू अगर 1 से कम है तो वो लीन मिक्सचर कहलाएगा, और अगर 1 से ज्यादा है तो वो रिच मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, चिंता मत करिए। तो हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, इंजन जो है वो अलग अलग क्योंकि इंजन पे लोड वेरी करता है, इंजन की स्पीड वेरी करती है। दो चीजें हैं जो इंजन पे वेरी करेंगी। अगर एक गाड़ी में, एक कार की बात करें तो 5 सीटर कार है, तो कभी उसमें 2 लोग बैठेंगे, कभी 3, कभी 4, कभी 5, और कभी कभी कुछ लोग 6 लोग भी बैठा लेते हैं। ठीक है ना, जब ओवर करके जाते हैं गाड़ी में, ज्यादा ही लोग चले जाते हैं। यानी लोड कंटिन्यूसली वेरी करता है। दूसरा स्पीड है ना, स्पीड भी आप वेरी करते रहते हैं, गियर चेंज करते हैं, स्पीड बढ़ाते कम करते हैं। तो यानी अगर लोड और स्पीड वेरी करेगा तो उसके बेसिस पे आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट है इंजन के अंदर वो भी वेरी करेगी। और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार के मिक्सचर पे इंजन काम करता है, केमिकली करेक्ट मिक्सचर पे, रिच मिक्सचर पे और लीन मिक्सचर पे। अभी क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। सबसे पहले केमिकली करेक्ट या स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। केमिकली करेक्ट या स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इज वन इन विच देयर इज जस्ट इनफ एयर फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल। यानी किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए कितनी एयर चाहिए कि वो फ्यूल पूरी तरह से जल जाए, पूरी तरह से जल जाए, उसी को बोलते हैं केमिकली करेक्ट या स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 kg ऑक्टेन को, ऑक्टेन क्या है, पेट्रोल का पार्ट होता है, पेट्रोल का ही केमिकल फॉर्मूला समझ लो। ठीक है, 1 kg अगर आप ऑक्टेन फ्यूल को जलाते हैं तो उसके लिए 15.12 kg एयर चाहिए होती है। Hence, chemically correct air fuel ratio for octane is 15.12:1 या 15:1। 15:1 एयर फ्यूल रेशियो अगर आप दोगे 1 kg पेट्रोल को जलाने के लिए, ठीक है, यानी 1 kg पेट्रोल को जलाने के लिए पूरी तरीके से कितनी हवा चाहिए, 15 kg एयर चाहिए कंप्लीट कंबशन के लिए। कंप्लीट कंबशन ऑफ मींस ऑल कार्बन इन द फ्यूल इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल हाइड्रोजन टू वाटर, इसी को कंप्लीट कंबशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे इंजन जो हैं उनमें, उनके अंदर एयर एंड फ्यूल दोनों चाहिए कंबशन करने के लिए। अ कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस व्हेन ऑल द फ्यूल इज बर्न इन द एग्जॉस्ट गैस, देयर विल बी नो क्वांटिटी ऑफ अनबर्न फ्यूल, है ना, तभी इसको कंप्लीट कंबशन कहेंगे। एयर फ्यूल रेशियो इज रेशियो बिटवीन मास ऑफ एयर एंड मास ऑफ फ्यूल। तो एयर एंड फ्यूल के रेशियो को, मास ऑफ एयर और मास ऑफ फ्यूल के रेशियो को हम कहते हैं एयर फ्यूल रेशियो। अगर उसका उल्टा कर दें तो उसे बोलेंगे फ्यूल एयर रेशियो, मतलब मास ऑफ फ्यूल बाय मास ऑफ एयर को बोलेंगे फ्यूल एयर रेशियो। तो इस तरीके से फ्यूल एयर रेशियो और एयर फ्यूल रेशियो आपस में रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ठीक है, द आइडियल और थ्योरेटिकल एयर फ्यूल रेशियो फॉर अ कंप्लीट कंबशन इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक। यानी अगर हम बात करें कि अगर किसी फ्यूल के कंप्लीट कंबशन कराना है हमको, तो उसके लिए जो एयर फ्यूल रेशियो देना होता है या चाहिए होता है, उसको हम स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो कहते हैं या आइडियल एयर फ्यूल रेशियो कहते हैं। जैसे फॉर अ गैसोलीन या पेट्रोल इंजन द स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो इज 14.7:1। यानी इस रेशियो को अगर हम पेट्रोल के लिए मेंटेन करेंगे तो कंप्लीट कंबशन होगा। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू बर्न कंप्लीटली 1 kg ऑफ पेट्रोल फ्यूल वी नीड 14.7 kg ऑफ एयर। दिस कंबशन इज पॉसिबल इवन इफ, लेकिन एक बात और भी है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका एयर फ्यूल रेशियो स्टोइकोमेट्रिक नहीं होगा इंजन के अंदर तो इंजन में कंबशन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि इंजन के अंदर 3 प्रकार के मिक्सचर रहते हैं, रिच, लीन और स्टोइकोमेट्रिक, डिपेंडिंग ऑन कि इंजन के अंदर किस प्रकार का कंबशन किया जा रहा है, राइट। तो हमने ये देखा कि पेट्रोल इंजन के अंदर कंप्लीट कंबशन करने के लिए जो स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो है वो 14.7:1 है। लेकिन क्या इंजन के अंदर ऐसा ही रेशियो मेंटेन करा जा सकता है? हमेशा क्या हम स्टोइकोमेट्रिक पे इंजन को चला सकते हैं? नहीं। फॉर कंबशन प्रोसेस टू टेक प्लेस इन गैसोलीन यानी पेट्रोल इंजन द मिनिमम एयर फ्यूल रेशियो इज अराउंड 6:1। यानी कि पेट्रोल इंजन के अंदर एयर फ्यूल रेशियो 6:1 से लेकर मैक्सिमम 20:1 तक वेरी करता है, राइट। और ये बात मैं बता देता हूं, अगर एयर फ्यूल रेशियो एक्चुअल में जो एयर फ्यूल रेशियो है अगर वो स्टोइकोमेट्रिक से कम है, इज लेस देन स्टोइकोमेट्रिक, जैसे पेट्रोल के केस में क्या होता है, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए हम कहेंगे कि जैसे मान लो 6:1 अगर आपका एयर फ्यूल रेशियो है और स्टोइकोमेट्रिक कितना है 14.7:1, तो उसको बोलेंगे रिच मिक्सचर कहेंगे। क्या बोलेंगे?
रिच मिक्सचर। रिच मतलब आप जितना आप विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल एयर कम है, यानी आप ज्यादा फ्यूल खर्च कर रहे हैं। और अगर आपका एयर फ्यूल रेशियो, एयर बाय फ्यूल रेशियो जो एक्चुअल है वो स्टॉकियोमेट्रिक से ज्यादा आप दे रहे हैं, एयर बाय फ्यूल रेशियो, सॉरी, स्टॉकियोमेट्रिक से ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, तब उसे बोलेंगे लीन मिक्सचर कहेंगे। क्या बोलेंगे? लीन मिक्सचर। यानी आप जितनी फ्यूल के रिस्पेक्ट में जो हवा है वो ज्यादा दे रहे हैं, दैट इज वाई लीन मिक्सचर। और फ्यूल के रिस्पेक्ट में एयर ज्यादा कम है तो वो रिच मिक्सचर हो जाएगा। ज्यादा फ्यूल बर्न करोगे तो वो रिच मिक्सचर, कम है फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू एयर तो वो लीन मिक्सचर। ओके, और अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो स्टॉकियोमेट्रिक पे आप चला रहे हैं इंजन को। When the air fuel ratio is higher than stoichiometric ratio, the mixture is called lean mixture. When air fuel ratio is lower than stoichiometric, it is called rich mixture. For example, for a petrol engine, an air fuel ratio of 16.5:1 is lean and 13.7 is rich mixture. और आपको बता देता हूं, पेट्रोल इंजन के लिए एक कंडीशन होती है मैक्सिमम पावर कंडीशन। मैक्सिमम पावर आपको मिलता है पेट्रोल इंजन के अंदर जब आपका एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है? 12.6:1। यानी मैक्सिमम पावर आपको पेट्रोल इंजन मिलता है जब आपका रिच मिक्सचर होता है, रिच मिक्सचर। और बेस्ट इकोनॉमी, आप माइलेज पढ़ते हैं, माइलेज, बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी या माइलेज कब मिलता है आपके पेट्रोल इंजन में? जब आपका एयर फ्यूल रेशियो 16.5:1 होता है, यानी कि लीन मिक्सचर होता है। लीन क्या, वो नियर स्टॉकियोमेट्रिक हो गया, बट लीन मिक्सचर पे आपको बेस्ट माइलेज मिलता है पेट्रोल इंजन। अब ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि सारे के सारे जो फ्यूल होते हैं उनका ये स्टॉकियोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो पहले से कैलकुलेट होता है, एयर फ्यूल रेशियो पहले से कैलकुलेटेड होता है। चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, बेटानॉल हो, डीजल हो, गैसोलीन यानी पेट्रोल हो, प्रोपेन हो, जस्ट अ सेकेंड, जितने भी फ्यूल होते हैं उनका ये पहले से, एक सेकेंड दीजिए मुझे। या सो जो स्टॉकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो डिफरेंट होता है अलग अलग फ्यूल के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टॉकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो है, मिथेनॉल का 6.47:1 है, इथेनॉल का 9:1 होता है, डीजल का 14.5:1, यानी डीजल का एयर फ्यूल रेशियो स्टॉकियोमेट्रिक होता है 14.5। यही एयर फ्यूल रेशियो डीजल इंजन में चाहिए होता है कंप्लीट कंबशन के लिए। और गैसोलीन यानी पेट्रोल इंजन के लिए चाहिए होता है 14.7:1, हाइड्रोजन के लिए 34.3, मीथेन के लिए 17.19। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एयर फ्यूल रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन वेरी विद इन द रेंज ऑफ 12:1 रिच मिक्सचर टू 20:1 लीन मिक्सचर, डिपेंडिंग ऑन आपके इंजन पे कितना लोड पड़ रहा है, स्पीड कितनी है या टेम्परेचर कितना है। जबकि डीजल इंजन जो होते हैं वो लीन मिक्सचर पे काम करते हैं। ओके, लीन मिक्सचर मतलब उनका एयर फ्यूल रेशियो 18 से 70:1 तो रहता है, यानी वो कभी भी रिच मिक्सचर पे काम नहीं करते डीजल इंजन। उनमें हमेशा एयर ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल। द मेन डिफरेंस कंपेयर्ड विद पेट्रोल इंजन इज दैट CI इंजन रन्स ऑन नॉन होमोजेनियस एयर फ्यूल मिक्सचर व्हाइल पेट्रोल इंजन रन्स ऑन होमोजेनियस मिक्सचर। क्योंकि पेट्रोल इंजन के अंदर जब कंबशन करते हैं तो इंजन के अंदर पहले से ही एक एयर एंड फ्यूल का होमोजेनियस मिक्सचर कार्बोरेटर बना के देता है, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर का कंबशन किया जाता है पेट्रोल इंजन में। जबकि डीजल इंजन में क्या होता है, एयर पहले आती है, फ्यूल बाद में इंजेक्ट किया जाता है, तो उनका जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस नहीं बन पाता एयर एंड फ्यूल का, इसलिए नॉन होमोजीनियस एयर फ्यूल मिक्सचर का कंबशन किया जाता है डीजल में। इसलिए डीजल में लीन मिक्सचर का कंबशन होता है हमेशा। एक कंसेप्ट होता है इक्विवेलेंस एयर फ्यूल रेशियो इक्विवेलेंस फैक्टर लैम्डा,
ये होता है एयर बाय फ्यूल रेशियो एक्चुअल बाय आइडियल का रेशियो, आइडियल मतलब स्टोइकोमेट्रिक। अगर इस लेमडा की वैल्यू 1 से कम होगी तो रिच मिक्सचर होगा, इक्वल टू 1 होगा तो स्टोइकोमेट्रिक, ग्रेटर देन 1 तो लीन। ये सब कंसेप्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पीछे बताया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंस रेशियो क्या होता है, ये अलग होता है। इक्विवेलेंस रेशियो होता है फाई, ये होता है उल्टा, ये होता है फ्यूल बाय एयर रेशियो। ठीक है, फ्यूल बाय एयर रेशियो एक्चुअल बाय फ्यूल बाय एयर रेशियो स्टोइकोमेट्रिक या आइडियल। आइडियल मतलब स्टोइकोमेट्रिक, इनका रेशियो होगा तो वो फाई हो जाएगा। यानी फाई और लेमडा आपस में क्या है, इनवर्सली रिलेटेड हो गए। लेमडा होता है एयर बाय फ्यूल रेशियो एक्चुअल और एयर बाय फ्यूल रेशियो आइडियल, और ये होता है फ्यूल बाय एयर रेशियो एक्चुअल बाय आइडियल हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे कि अलग अलग कंडीशंस में आपके इंजन के अंदर एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है। जब गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो उस वक्त एयर फ्यूल रेशियो 4:1 हो जाता है। वेरी रिच मिक्सचर चाहिए होता है, स्पेशली ये कोल्ड स्टार्टिंग में। जब गाड़ी को ठंड में आप स्टार्ट करते हैं तो 4:1 होता है, वेरी रिच मिक्सचर। और अगर आप नॉर्मल स्टार्ट करते हैं, जैसे आप नॉर्मली बिना सर्दियों में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका होता है 10:1, यानी कि अभी भी रिच मिक्सचर होता है बट वेरी रिच मिक्सचर नहीं होता है। वार्मिंग अप मतलब आइडलिंग। वार्मिंग अप एक ऐसी कंडीशन होती है जैसे गाड़ी आपने ऑन कर दी, ठीक है, इंजन ऑन है बट गाड़ी चल नहीं रही है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे होता है या आप गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ी देर रुकते हैं, उस पूरे टाइम पीरियड को जब गाड़ी चल नहीं रही है लेकिन इंजन ऑन है, यानी फ्यूल खर्च हो रहा है लेकिन गाड़ी आपकी चला नहीं रहे हैं आप, इंजन ऑन कर दिया है, तो उसे हम स्टार्टिंग अप या उसे वार्मिंग अप या आइडलिंग कहते हैं। ओके, जैसे कुछ लोग गाड़ी ऑन करके थोड़ी देर रुकते हैं फिर गाड़ी चलाते हैं, उस पीरियड को आइडलिंग कहते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पे आप जब खड़े होते हैं उसे भी आइडलिंग कहते हैं। उस वक्त आपका रिच मिक्सचर चाहिए होता है 12:1, ये भी रिच मिक्सचर हो गया। ठीक है, यानी आपकी गाड़ी इस तरीके से बस खड़ी हुई है, हिल तो रही है जो भी है बट मूव नहीं कर रही है, इंजन ऑन है, तो वो रिच मिक्सचर चाहिए होगा। उस वक्त वार्मिंग अप या आइडलिंग कहते हैं उसे। जब आप एक्सीलरेशन करते हैं, जब आप गियर चेंज करके स्पीड बढ़ाते हैं, आप हायर गियर में जाते हैं, एक्सीलेटर पेडल को प्रेस करते हैं, चाहे वो अगर कार में है तो पैर से करते हैं और बाइक में है तो हाथ से रेस देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन करना। जब आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं उस वक्त आपके एयर फ्यूल, अगर फुल थ्रॉटल क्या होता है, कार्बोरेटर के अंदर थ्रॉटल वॉल होती है जो एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को इंजन में देती है, पेट्रोल इंजन में। तो जब आप फुल थ्रॉटल देते हैं, बहुत फुल एक्सीलरेशन देते हैं, तो उस वक्त एयर फ्यूल रेशियो जो होता है 11:1 हो जाता है, वेरी रिच हो जाता है। और जब आप मॉडरेट एक्सीलरेशन देते हैं, मॉडरेट एक्सीलरेशन मतलब थ्रॉटल वॉल को पूरी तरह से नहीं खुलता है, तो तब भी रिच होता है बट 13:1 होता है। ठीक है, यानी एक्सीलरेशन में भी आप ज्यादा फ्यूल खर्च करते हैं। क्रूजिंग, ये कंडीशन सबसे मस्त होती है। क्रूजिंग, आजकल क्रूज कंट्रोल फीचर भी आता है। टॉप कार लेंगे आप, टॉप वेरिएंट, तो उसमें क्रूज कंट्रोल होता है। इसमें क्या होता है, ना आपको क्लच तो वैसे नहीं लगाना होता जब गाड़ी चल रही होती है, ठीक है, अगर गियर नहीं चेंज कर रहे हैं आप। इसमें एक्सीलेटर पेडल से भी पैर हटा लेते हैं क्योंकि एक्सीलेट करने की जरूरत नहीं है। एक बटन दबाना होता है क्रूज कंट्रोल में, ठीक है, होता है कहीं इधर कहीं बटन होता है, उसको दबा देते हैं तो आपकी गाड़ी अगर कांस्टेंट स्पीड से चला रहे हैं आप, बिना एक्सीलरेशन करे, बिना ब्रेक लगाए, तो आप उसे कहते हैं क्रूजिंग। ओके, इन दिस कंडीशन इंजन इज ऑलरेडी वार्म्ड अप एंड द एयर फ्यूल मिक्सचर इज नियर स्टोइकोमेट्रिक, अराउंड 14:1 ही होता है। ये बेस्ट कंडीशन मानी जाती है आपके फ्यूल इकोनॉमी, एमिशंस और पावर की, यानी इसमें आपको बेस्ट माइलेज मिलता है। यानी इसमें आप इंजन में बिना एक्सीलरेशन करे, बिना ब्रेक दबाए, आप बस चलती जा रही गाड़ी, दैट इज कॉल्ड क्रूजिंग कंडीशन। हैवी लोड, जब आप इंजन पे लोड बहुत ज्यादा डालते हैं तो उस वक्त भी रिच मिक्सचर चाहिए होता है, रिच मिक्सचर। ठीक है, इस कंडीशन में भी रिच मिक्सचर चाहिए होता है। डी एक्सीलरेशन, जब आप स्पीड कम करते हैं तो उस वक्त लीन मिक्सचर चाहिए होता है, अराउंड 17:1। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ ब्रेक पावर, कि ब्रेक पावर को कैसे मेजर करते हैं। देखिए, ब्रेक पावर को मेजर करने की सबसे पहले जाना पड़ेगा ब्रेक पावर निकलता कैसे है। ब्रेक पावर क्या बताया था आपको, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड करती है स्पीड ऑफ द इंजन। ध्यान दीजिएगा, हम गाड़ी की स्पीड की बात नहीं कर रहे, इंजन की स्पीड की बात कर रहे हैं। इंजन की स्पीड मेजर करते हैं टैकोमीटर से। टैकोमीटर से आप मेजर करते हैं इंजन की स्पीड, तो इंजन की स्पीड तो आप इससे मेजर कर लेंगे, तो उससे आपका ओमेगा आ गया। टॉर्क किससे मेजर करेंगे, टॉर्क मेजर करते हैं डायनोमीटर से। तो डायनोमीटर से टॉर्क मेजर कर लो और टैकोमीटर से स्पीड मेजर कर लो, अपने आप ब्रेक पावर आ जाएगी। ठीक है,
तो डायनोमीटर वो डिवाइस होती है जो आपके टॉर्क मेजर करती है। दो प्रकार के डायनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर होता है, इट मेजर्स एंड एब्जॉर्ब द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन टू विच दे आर कपल्ड। पावर एब्जॉर्ब इज यूजुअली डिसिपेटेड एज हीट। एग्जाम्पल ऑफ सच एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर आर प्रोनी ब्रेक, रोप ब्रेक एंड हाइड्रोलिक डायनोमीटर। ये एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर के अंदर आते हैं। दूसरे होते हैं ट्रांसमिशन डायनोमीटर। ये डायनोमीटर क्या होते हैं, इसमें जो पावर होती है वो एब्जॉर्ब करने की जगह ट्रांसमिट कर दी जाती है। एक इंजन के साथ एक लोड कपल कर देते हैं, उसको इंजन पावर ट्रांसमिट कर देते हैं। इस तरीके से हम इनको टॉर्क मीटर भी कहा जाता है, ट्रांसमिशन डायनोमीटर को। सबसे पहले प्रोनी ब्रेक की बात करें तो प्रोनी ब्रेक में आप क्या करते हैं, ब्रेक पावर मेजर करने के लिए आप इंजन के फ्लाईव्हील के साथ जो है एक लोड कनेक्ट कर देते हैं। is to attempt to stop the engine by means of a brake on the flywheel and measure the weight which an arm attached to the brake will support। ठीक है, तो इस तरीके से आपके फ्लाईव्हील के चारों तरफ आपका ये ब्रेक होते हैं। ठीक है, और ब्रेक ऑब्वियसली बात है जब आप प्रेस करेंगे, प्रेस क्यों होंगे, इस तरफ एक लीवर होता है, लीवर के एंड पे आप वेट लगा देते हैं। जब वेट बढ़ता है तो उस तरीके तो जो ब्रेक है वो आपके फ्लाईव्हील जो घूम रहा है एक स्पीड से, फ्लाईव्हील एक स्पीड से घूम रहा है, एक आरपीएम से घूम रहा है। ठीक है, अब उस घूमते हुए जैसे ही आपका लोड एक लेवल तक एक्सीड करता है तो ये जो ब्रेक होते हैं वो उसको स्टॉप कर देते हैं। तो उसे स्टॉप करने में क्या होता है, कुछ एनर्जी लॉस होती है फ्रिक्शन के फॉर्म में, उसी से आप ब्रेक पावर मेजर करते हैं। तो प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर में जो ब्रेक पावर का फॉर्मूला तो ये हो गया 2π/NT। तो टॉर्क इसमें कैसे मेजर करते हैं, डब्ल्यू जो वेट है, जो वेट आपका यहाँ ऐड कर रहा है ये डब्ल्यू, और एल क्या होता है, आपकी जहां पे आपका फ्लाईव्हील लगा हुआ है उसके सेंटर से लेकर यहां से लेकर और ये जहां पे आपका वेट लगा हुआ है, इनके बीच की जो दूरी है वो एल है। तो उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टॉर्क आ जाता है। टॉर्क आ गया तो आप ब्रेक पावर निकाल सकते हैं। W इज द वेट बीइंग अप्लाइड एट अ रेडियस ऑफ L। रोप ब्रेक डायनोमीटर क्या होता है, इसमें आपके जो पुली होता है, उस एक पुली या फ्लाईव्हील समझ लो, इसके चारों तरफ एक रस्सी लपेट देते हैं। ठीक है, और रस्सी का एक हिस्सा जो होता है ऊपर स्प्रिंग बैलेंस के साथ और दूसरा आपका वेट नीचे एक डेड वेट के साथ अटैच्ड होता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रोप वुंड अराउंड द रोटेटिंग ड्रम अटैच्ड टू द आउटपुट शाफ्ट ऑफ द इंजन। तो रोप ब्रेक से कैसे, रोप ब्रेक आपका चीप होता है बट नॉट अ वेरी एक्यूरेट मेथड। ठीक है, मतलब इससे भी आप ब्रेक पावर मेजर करते हैं बाय मेजरिंग द टॉर्क। इसका फॉर्मूला होता है π/dN W-S। W आपका क्या हो गया, वेट आपका हो गया, और S है आपके स्प्रिंग स्केल की जो स्प्रिंग बैलेंस लगा है ऊपर, उसकी रीडिंग है आपकी। D आपका ब्रेक ड्रम डायमीटर हो जाता है। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है जिसमें आप π/D + D × N W-S/60। इस फॉर्मूले में आपका जो D है वो डायमीटर ऑफ रोप होता है। अगर आप रोप के डायमीटर को भी कंसीडर कर रहे हैं तो उसके डायमीटर को भी हम इस पे इंक्लूड कर देते हैं। π/D + D, इससे आप इन दोनों से आप कंबाइन कर देंगे तो ब्रेक ड्रम जो ब्रेक ड्रम का डायमीटर है आपका, ठीक है, D, और रोप का डायमीटर है आपका स्मॉल d। ओके, तो इससे भी आप ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। π/D + D, N आपकी स्पीड हो गई जिससे आपका जो ड्रम है रोटेट कर रहा है, और आपके W आपका वेट हो गया। ठीक है, और S आपका जो वेट आपके रोप के नीचे लटका हुआ है, और इससे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आ जाती है। डिवाइड बाय 60 करेंगे तो पावर आएगा वॉट में। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शन पावर को कैसे मेजर करते हैं। फ्रिक्शन पावर को 4 मेथड से मेजर किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि किसके लिए मेजर किया जा रहा है। जैसे विलेंस लाइन मेथड जो होता है ये CI इंजन के लिए यूज किया जाता है। CI इंजन मतलब डीजल इंजन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा तरीका होता है बहुत ही इजी तरीका, ये आपका इजीएस्ट तरीका है, इजी। इसमें क्या है कि आप इंडिकेट पावर अगर आपको पता है और ब्रेक पावर पता है तो उनके डिफरेंस से मेजर कर सकते हैं। आपको कोई सर ये मेथड क्या है, मतलब ये कोई बात हुई? हाँ, ये भी इजी मेथड होता है क्योंकि इसमें आप सीधे इनके डिफरेंस से मेजर कर सकते हैं अगर इनकी वैल्यू पता हो। नेक्स्ट है मोटरिंग टेस्ट। ये आप पेट्रोल एंड डीजल इंजन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, बट इसमें सिंगल सिलेंडर होना चाहिए। कंडीशन है इसमें भी कि एक टाइम पर आप एक ही सिलेंडर की मेजर कर सकते हैं मोटर फ्रिक्शन पावर। विलियम्स लाइन मेथड से फ्रिक्शन पावर मेजर करते हैं सिर्फ डीजल, CI मतलब डीजल इंजन के लिए। मोस्ट टेस्ट जो होता है वो पेट्रोल और डीजल की दोनों के लिए होता है, बट इसमें कंडीशन है कि ये ओनली मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए है।
ठीक है, यानी है तो सारे के सारे फ्रिक्शन पावर मेजर करने के लिए यही मेथड, लेकिन अलग अलग कंडीशंस हैं। ये किसी के लिए ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, बस हमें दोनों की वैल्यू चाहिए, आप आराम से फ्रिक्शन पावर निकाल सकते हैं। सिंपली ब्रेक पावर इंडिकेट माने पावर माइनस ब्रेक पावर्स के डिफरेंस से। ठीक है, ये तो इजी मेथड हो गया, लेकिन ये अलग अलग कंडीशंस के लिए होते हैं, अलग अलग। तो जैसे विलियम्स लाइन मेथड है, इसको बोला जाता है फ्यूल रेट एक्सट्रापोलेशन मेथड। एक्सट्रापोलेशन मेथड होता है, इसमें ग्राफ होता है। इन दिस मेथड अ ग्राफ ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, जिसको वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं, और ब्रेक पावर जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, और उसको जब एक्स्ट्रापोलेट करके ले जाते हैं तो जहां पर वो नेगेटिव ब्रेक पावर की एक्सिस पे कट करता है वही आपको फ्रिक्शन पावर मिल जाता है। ओके, द इंटरसेप्ट ऑफ नेगेटिव एक्सिस टेकन एज फ्रिक्शन पावर ऑफ द इंजन एट दैट स्पीड। तो इस तरीके से आप वाई एक्सिस पे लेते हैं फ्यूल कंजम्पशन, मास ऑफ फ्यूल कंजम्पशन इन केजी पर आवर, एक्स एक्सिस पे लेते हैं ब्रेक पावर इन किलोवाट, और ये आपका स्पीड, आपका डीजल इंजन, सीआई इंजन जो है डीजल इंजन, किसी पर्टिकुलर स्पीड पे, मान लो हाई स्पीड पे काम कर रहा है, मान लो 1500 आरपीएम पे काम कर रहा है डीजल इंजन, उतनी स्पीड के लिए जब ये आपका ग्राफ है, इस ग्राफ को जब पीछे लेके जाते हैं तो ये नेगेटिव ब्रेक पावर एक्सिस पे कहीं कट करता है, जहां पे कट करता है ये आपको फ्रिक्शन पावर मिल जाता है। सिंपल। द एक्स्ट्रापोलेटेड नेगेटिव इंटरसेप्ट of the horizontal axis will be the work representing the combined loss due to friction, pumping and hole। तो इस सबको फ्रिक्शन लॉस कहा जाएगा, जहां पर भी वो नेगेटिव एक्सिस पे कर्व एक्स्ट्रापोलेट करके कट करेगा। ओके, दिस मेथड ऑफ मेजरिंग फ्रिक्शन पावर विल ओनली होल्ड गुड ओनली फॉर पर्टिकुलर स्पीड एंड मेनली अप्लीकेबल फॉर कंप्रेशन, इग्निशन और डीजल इंजन। ठीक है, नेक्स्ट है मोर्स टेस्ट। जैसा मैंने बताया कि मोर्स टेस्ट सिर्फ मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए ही यूज किया जाता है, और इसमें आप क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इंडिकेट पावर निकालते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन की इंडिकेट पावर निकालने के लिए यूज किया जाता है, पर अगर आप इंडिकेट पावर निकाल लेते हैं तब उसके बाद आप इससे फ्रिक्शन पावर भी निकाल सकते हैं एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बट पहली प्रायोरिटी क्या होती है, इंडिकेट पावर ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन। ओके, तो इसमें करते क्या है, इस टेस्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन टू फाइंड इंडिकेट पावर, फ्रिक्शन पावर एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी। पेट्रोल इंजन के अंदर इस टेस्ट को करते समय क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज करते हैं कि जो जैसे मल्टी सिलेंडर इंजन के अंदर क्या होगा, अलग अलग सिलेंडर में आपके सारे कंपोनेंट्स होंगे और उसमें स्पार्क प्लग होंगे अगर पेट्रोल इंजन है तो इस टेस्ट को करने के लिए क्या करते हैं, जिस सिलेंडर, एक एक सिलेंडर को हम को कट ऑफ कर देते हैं, किसको, स्पार्क प्लग को कट ऑफ कर देते हैं। इन अ पेट्रोल इंजन ईच सिलेंडर इज रेंडर्ड इनऑपरेटिव बाय शॉर्टिंग द स्पार्क प्लग ऑफ द सिलेंडर। यानी हम क्या करते हैं, इसमें ऑल्टरनेटिवली 1 by 1 अलग अलग सिलेंडर के जो स्पार्क प्लग होते हैं, पहले वाले सिलेंडर का स्पार्क प्लग हम इनऑपरेटिव कर देते हैं, और मान लो 4 सिलेंडर हैं तो बाकी 3 सिलेंडर की ब्रेक पावर निकाल लेते हैं। फिर सेकंड वाले टाइम पे सेकंड वाले सिलेंडर को इनऑपरेटिव कर देते हैं स्पार्क प्लग को, यानी स्पार्क नहीं करेगा तो कंबशन नहीं करेगा, तो उस वक्त सिर्फ पहले, तीसरे और चौथे की ब्रेक पावर निकाल लेते हैं। थर्ड टाइम पे हम थर्ड वाले का स्पार्क प्लग इनऑपरेटिव कर देते हैं और पहले, दूसरे, चौथे की ब्रेक पावर मिल जाएगी, और आखिरी टाइम पे फोर्थ वाले को स्पार्क प्लग को इनऑपरेटिव कर दिया और फर्स्ट 3 की मिल जाएगी। इस तरीके से आपको मिल तो ब्रेक पावर रही है, लेकिन फिर आप इंडिकेट पावर भी निकाल लेते हैं एक एक सिलेंडर की। ठीक है, और अगर इंडिकेट पावर और ब्रेक पावर आ गई तो फ्रिक्शन पावर आ जाएगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी आ जाएगी। डीजल इंजन में किसको कट ऑफ करते हैं, हम फ्यूल सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं फ्यूल इंजेक्टर से, और इस पूरे टेस्ट के अंदर हम एज्यूम करते हैं कि फ्रिक्शन आपका सेम रहता है, ठीक है, और स्पीड भी सेम रहती है इंजन की। ओके, तो इसमें आप मल्टी सिलेंडर इंजन की क्या करते हैं, इंडिकेट पावर, फ्रिक्शन पावर और मैकेनिकल एफिशिएंसी मेजर करते हैं। लास्ट है मोटरिंग टेस्ट। मोटरिंग टेस्ट क्या होता है, इन द मोटरिंग टेस्ट द इंजन इज कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रिक मोटर। यानी इसमें क्या करते हैं, इंजन की फ्रिक्शन पावर मेजर करने के लिए क्या करते हैं, इंजन को सीधे मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब इसमें आप इंजन के अंदर कंबशन नहीं करते, कंबशन वाली साइकिल नहीं करते, इसमें हम कंबशन वगैरह नहीं देते, फ्यूल सप्लाई नहीं करते। आप इंजन की जो शाफ्ट है ना, उसको सीधे मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। मोटर बिजली से चलता है, तो मोटर की जो शाफ्ट पे पावर मिलेगी वही पावर आप इंजन को दे देंगे। अब इंजन जो है बाहरी शक्ति से, यानी कि मोटर की पावर से घूमेगा, जिससे हम ये देखेंगे जो इंजन के जो मूविंग कंपोनेंट्स हैं, जब वो मूव करेंगे तो वो कितना पावर खर्च कर रहे हैं।
तो जो पावर खर्च करेंगे वो सीधे मोटर की पावर होगी, बिजली होगी, राइट। इससे हम ये पता चल जाएगा कि इंजन में कितना फ्रिक्शन है, राइट। तो सीधे इंजन को मोटर से कनेक्ट कर देते हैं, पता चल जाता है कितना फ्रिक्शन आपके जनरेट हो रहा है। द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द इंजन इज गिवन बाय पावर कंज्यूम बाय द मोटर विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो बताएगा सीधे फ्रिक्शन पावर। द पावर इज कंज्यूम बाय मोटर इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन ऑफ इंजन मूविंग पार्ट्स। दिस इज फ्रिक्शनल पावर ऑफ द मोटर। द इंडिकेट पावर कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग फ्रिक्शन पावर टू द ब्रेक पावर। उससे आप इंडिकेट पावर भी निकाल सकते हैं। अब ये सब चीजें हो गई तो हम ये ध्यान लेते हैं, मतलब लास्ट में देखें सुपर चार्जर टर्बो चार्जर क्या होता है। मैंने आपको बताया भी था कि सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर या सुपर चार्जिंग सिर्फ डीजल इंजन में करी जाती है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में अगर आप सुपर चार्जिंग या टर्बो चार्जिंग करेंगे तो उससे उसके अंदर एक प्रॉब्लम हो जाती है, नॉकिंग। तो ये होता क्या है सुपर चार्जर टर्बो चार्जर? देखिए, हर इंजन जो होता है उससे हम क्या चाहते हैं, मेन जो इंसान की चाहते पावर होती है, पावर और स्पीड, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड तो आप गियर चेंज करके बढ़ा भी लोगे, लेकिन पावर आपने देखा होगा डीजल की गाड़ी में वैसे भी ज्यादा पावर होती है, ठीक है। डीजल हैव मोर पावर देन पेट्रोल, क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशो ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं और पावर चाहता हूं डीजल इंजन में तो क्या करूंगा, या तो इंजन का साइज बढ़ा दूं मैं, राइट। अब इंजन का साइज बढ़ाओगे तो इंजन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, गाड़ी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि इंजन के साइज ना बढ़ा के सेम इंजन का साइज रखूं और सेम इंजन के साइज से हम ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर सके। तो क्या करेंगे, जैसे कुछ लोग वो डोपिंग लेते हैं, कुछ क्रिकेटर्स जो अभी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए ड्रग्स लेते हैं या डोपिंग करते हैं, या आप रिवाइटल लेते हैं ना, जैसे वो ऐड करते हैं कि रिवाइटल लो और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाइए, है ना। तो उसी तरह से सेम बॉडी के यानी सेम इंजन के अंदर अगर ज्यादा पावर चाहिए तो उसके लिए आप सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर का इस्तेमाल करते हैं। टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ any engine, more fuel can be burned and make bigger explosion every cycle। एक तरीका है ज्यादा पावर बढ़ाने के लिए आप बड़ा इंजन बना दो, ये तो एक तरीका हो गया। बट बिगर इंजन बनाओगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, और मेंटेनेंस भी आपको ज्यादा पड़ेगी। दूसरा तरीका है पावर ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए कि नॉर्मल इंजन को ही एफिशिएंट बना दो। उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इंजन के अंदर जो एयर आ रही थी उसको हाई प्रेशर एयर भेजो इंजन के अंदर। अगर आप डेंसिटी एयर की बढ़ा दें, जो इनलेट एयर आ रही है उसकी डेंसिटी बढ़ाओगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इंजन का वॉल्यूम तो सेम है, इंजन का साइज नहीं बढ़ा रहे, इंजन का वॉल्यूम सेम है। इंजन के अंदर जो एयर आ रही थी उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, उसका मास बढ़ेगा। यानी जो इंजन के अंदर चार्ज आ रहा है, जो एयर आ रही है, क्योंकि डीजल इंजन में ही करते हैं हम, तो उसका ज्यादा एयर आएगा, ज्यादा मास ऑफ एयर आएगा। ज्यादा मास ऑफ एयर आएगा तो ज्यादा बेटर कंबशन, ज्यादा पावर। More air means more fuel can be added, and more fuel means a bigger explosion and great horsepower or great power. And this can be done with the help of turbocharger and supercharger। दो तरीके होते हैं सुपर चार्जर टर्बो चार्जर में, बस इतना डिफरेंस होता है कि सुपर चार्जर जो है पहली बात तो सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर हाई प्रेशर एयर या हाई डेंसिटी एयर इंजन को देते कैसे हैं, क्योंकि सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर दोनों ही एयर कंप्रेशर होते हैं। क्या होते हैं, आर एयर कंप्रेशर, ठीक है। अब एयर कंप्रेशर है तो आप कहोगे सर एयर कंप्रेशर अपने आप से चलता नहीं है, राइट। एयर कंप्रेशर को तो पावर चाहिए होती है, अपनी खुद की तो पावर नहीं होती है। विच सप्लाइज कंप्रेस्ड एयर टू इंजन, विच सप्लाइज हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी एयर टू इंजन। और डेंसिटी बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो पावर ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, जिससे कि हम ज्यादा पावर। तो एयर कंप्रेशर की तो खुद की पावर नहीं है, तो इनको पावर कौन देगा, तो सुपर चार्जर जो एयर कंप्रेशर है उसको जो इनपुट पावर मिलती है वो इंजन से ही मिलती है। तो इंजन की जो शाफ्ट होती है, इंजन की जो शाफ्ट है ना, क्रैंक शाफ्ट जिसको कहते हैं, जिसपे आप ब्रेक पावर प्रोड्यूस करते हैं, उसी के कुछ पावर को हम यूज करते हैं पुली और सॉरी ये पुली हो गया, पुली और बेल्ट के माध्यम से उसको कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका सुपर चार्जर है। तो सुपर चार्जर की जो शाफ्ट होती है, जो एयर कंप्रेशर की जो शाफ्ट है, उसको आप इंजन के शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं बेल्ट एंड पुली के माध्यम से। उससे क्या होता है कि सुपर चार्जर को एयर कंप्रेशर को चलाते हैं, जिससे कि वो एयर को कंप्रेस करता है। तो एयर आपकी जो आएगी वो पहले यहाँ आएगी, फिर वो जो कंप्रेस्ड एयर होगी वो इंजन में जाएगी। इंजन में क्या जाएगी, कंप्रेस्ड एयर। और इंजन में कंप्रेस एयर भेज के, हाई डेंसिटी एयर भेज के हम ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो पावर फॉर सुपर चार्जर कैन बी प्रोवाइडेड मैकेनिकली बाय मीन्स ऑफ बेल्ट, गियर शाफ्ट और चेन कनेक्टेड टू इंजन क्रैंक शाफ्ट। ये एक बस प्रॉब्लम हो जाती है सुपर चार्जर की, वो इंजन की पावर खर्च करके ही इंजन को ज्यादा पावर देता है, ठीक है। जबकि टर्बो चार्जर क्या होता है, टर्बो चार्जर का नाम ही है टर्बाइन ड्रिवन फोर्स इंडक्शन डिवाइस, यानी ये ऐसा एयर कंप्रेशर है जो एक टर्बाइन से चलता है। ये एक ऐसा कंप्रेशर है जो टर्बाइन से चलता है। और ये टर्बाइन किससे चलती है, एग्जॉस्ट गैसेस से, यानी इंजन की जो एग्जॉस्ट गैस आती है इंजन से वो इस टर्बाइन को चलाती है, जिससे कि टर्बाइन में पावर मिलती है, और इससे जो वर्क आउटपुट मिल रहा है वो इसको वर्क इनपुट देता है, किसको, एयर कंप्रेशर को। यानी टर्बो चार्जर के अंदर क्या होता है, एक कंप्रेशर होता है, एक टर्बाइन होता है। कंप्रेशर को टर्बाइन चला रहा है और टर्बाइन को इंजन की ही एग्जॉस्ट गैसेस चलाती हैं, जिससे टर्बाइन पावर प्रोड्यूस करता है और वही टर्बाइन पावर देता है कंप्रेशर को, जिससे कंप्रेशर एयर को कंप्रेस करके इंजन के अंदर कंप्रेस्ड एयर देता है। तो ये है सिंपल मैकेनिज्म ऑफ टर्बो चार्जर। It is a turbine-driven force induction device that increase an internal combustion engine efficiency and power by forcing extra compressed air into combustion chamber. The turbocharger is used in train, car, bus and more engines. Okay, heavy engines. तो इसी के साथ आपका ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो मैंने आज के सेशन में बताई चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड अगला लेक्चर जो होगा वो आपका कंबशन पे होगा, और सैटरडे संडे आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा भी बिजी चल रहा हूँ। जब मैंने ये प्लान को शुरू किया था उस वक्त मेरे पास आई वॉज नॉट वर्किंग, आई वॉज वर्किंग इन अ प्लेटफॉर्म बट इतना काम नहीं था। बट अब मैं, आप लोगों को पता ही चल गया कि मैं एक दूसरे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है और वहाँ पर क्लासेस भी हैं, लोड भी है, तो इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं डेली क्लास दे पाऊँ। तो मैंने मंडे टू फ्राइडे तो आपको क्लासेस मिलेंगी, बट सैटरडे संडे आप लोगों का ऑफ रहेगा। तो प्लीज़ इस क्लास को देखिएगा। और सैटरडे संडे आप क्या कर सकते हैं, जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी हैं तो उनको देखिए, उनको रिवाइज करिए, उनसे पढ़िए, ठीक है। मंडे से फिर आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, मंडे टू फ्राइडे। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मैं आप लोगों से मिलता हूँ मंडे को कंबशन के टॉपिक के साथ। कंबशन शुरू करेंगे हम लोग मंडे से। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।